तेलंगाना की असेंबली में विधायक जो हैं उनमें 31 सुरक्षित सीटें हैं और कांग्रेस उसमें से 23 सीटें जीती है। तेलंगाना के अंदर तुमको कोई दलित आदिवासी नहीं नजर आया, वहां तुमने ब्राह्मण बनाया। तो ये है तुम्हारी पसंद। इसके साथ जितने लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हैं वो सबके सब अपर कास्ट ब्राह्मण ठाकुर भूमियार। 40 साल में कांग्रेसियों को एक भी दलित नहीं मिला, एक भी आदिवासी नहीं मिला, एक भी पिछड़ा नहीं मिला कि जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दें। तो कहूंगा कि बहुत दिनों से जात का पहाड़ा पड़ रहा है और इसको सही ढंग से जवाब नहीं मिला। आज जरा बहुत मैं कहूँगा ध्यान से सुनिएगा, आज मैं इसको पूरी तरह से नग्न करता हूँ। जरा मनीष जी जरा वो पहले सुनवा दीजिए, उसके बाद क्या, ताकि इसकी बात सही मैं बात को जोड़ूंगा। ये आज इसको वो जानबूझकर उसका एक ही काम धंधा है, वो आया और जात का पहाड़ा इसने पढ़ना शुरू किया। The second part would be about participation. We have done a caste census in Telangana, and what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%. And I am convinced that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. So at the center of any new development paradigm for this country, which runs parallel with the production paradigm I spoke of, which works together with the production paradigm I spoke of, is the participation of lower castes, OBCs, Dalits, Adivasis in the wealth of this country. If we look at the largest corporates in this country, they are all owned. None of them are owned by OBCs. None of them are owned by Dalits. None of them are owned by tribals. If we look at the biggest media companies that support the Prime Minister, every day we see the Prime Minister's pleasant face, smiling face on these media. None of them are owned by OBCs. None of them are owned by Dalits. None of them are owned by Adivasis. This is the fact. So central to any new development paradigm is the architecture of a new paradigm. And that architecture of the new paradigm can only be built once the caste census is placed on this table. Because once the caste census is placed on the table, we will know exactly how much of this country's wealth, how much of this country's power, how many of this country's institutions are owned by 90% of this country. दर्शकों, आपने सुना होगा कि इसने बताया कि मैंने तेलंगाना में कास्ट सेंसस करा लिया है और करीब 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े और सब मुसलमान सब मिला के 90% हैं। मनीष जी अपने आप खुद नंगा हो गया। ये आदमी अपने आप खुद नंगा हो गया। और क्यों कह रहा हूँ, जरा पहले यही इसी से शुरू करता हूँ कि इसने कहा कि वहां पे 90% लोग हैं जो दलित आदिवासी हैं और 10% मतलब अपर कास्ट है। और मैं इसके आगे की बात बता देता हूँ कि तेलंगाना की असेंबली में विधायक जो हैं उनमें 31 सुरक्षित सीटें हैं और कांग्रेस उसमें से 23 सीटें जीती है जो दलित, आदिवासी और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 31 में से 23 एमएलए इसके अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं और 20 की एमएलए जो हैं वो ओबीसी के जीत कर आए हैं। उनमें से 14 एमएलए जो हैं वो कांग्रेस के हैं। तो 23 अनुसूचित जाति जनजाति के और 14 पिछड़ी जाति के, 14 और 23 37। तो 37 विधायक जब तुम्हारे पास अनुसूचित जाति के और ओबीसी की जाति के थे तो तुमने एक विशुद्ध ब्राह्मण को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? ये तुम्हारा ब्राह्मण माइंड सेट बताता है मनीष जी। तुमको अगर बड़ी तुम्हारी छाती फटी जा रही थी, और ये मैं क्यों इसका शुरू कर रहा हूं, अभी इसके बाप दादों को नंगा करूंगा कि मनीष जी ये आदिवासी और दलित और पिछड़ी की बात करता है। तो 37 विधायक इस समय कांग्रेस के तेलंगाना के अंदर हैं। कल तुम रेवंत रेड्डी को हटाओ कुर्सी से और बनाओ किसी दलित को, किसी आदिवासी को, किसी पिछड़े को। क्यों नहीं बना रहे हो? तो तुम अपने घर में ब्राह्मण बनाना चाहते हो, लेकिन बाहर बेवकूफ बनाने के लिए, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए तुम जो ब्राह्मण को तुमने वहां बनाया। तुमने किसी दलित या आदिवासी को नहीं बनाया।
तो तेलंगाना जहां तुम बता रहे हो, तुमने गिनती कराई थी राहुल गांधी, वहां तुम खुद नंगे हो गए। अरे और यही नहीं बचे मनीष जी, हिमाचल प्रदेश आ जाइए। हिमाचल प्रदेश में 21 या 18 सीटें जो है आरक्षित हैं, और उसमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीती है। लेकिन वहां पे इसने चीफ मिनिस्टर किसको बनाया? सुखविंदर सिंह सुक्खू, खांटी 100% प्योर राजपूत। तो वहां पर कोई दलित आदिवासी तुमको नहीं मिला, वहां कोई तुमको बैकवर्ड नहीं मिला। वहां पे जब तुम्हारे हाथ में था, कोई मोदी वहां नहीं खड़ा था, कोई अमित शाह नहीं खड़ा था, कोई जेपी नड्डा नहीं खड़ा था, फैसला तुमको करना था। और ये बहुत अच्छे से लोग जानते हैं कि उस समय था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू राहुल गांधी की चॉइस है। तो जब राहुल गांधी की चॉइस होता है तो वहां पे 100% ठाकुर जो है, बिल्कुल जो कहीं कह लीजिए 16 आने टंच, अगर दिग्विजय सिंह की भाषा में बात करूं तो वो ठाकुर जो है वो बनता है। वहां कोई दलित और आदिवासी तुमको नहीं नजर आया पूरे हिमाचल की असेंबली के अंदर। तेलंगाना के अंदर तुमको कोई दलित आदिवासी नहीं नजर आया, वहां तुमने ब्राह्मण बनाया। तो ये है तुम्हारी क्या कहूं, तुम्हारी पसंद। और बाहर आकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अभी नरेंद्र मोदी का गिनवाओगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। लेकिन मनीष जी बात इतने भी नहीं खत्म होती, ये इसने घुमा फिरा के ये नौकरशाहों पर आया। ये नौकरशाहों पर आया कि नौकर साहब और हलवा खाना, ये सब दुनिया भर का बोला ये, कि उसमें से मुझको एक भी कोई ओबीसी नहीं दिखा, कोई दलित नहीं दिखा। तो अब जरा दर्शक इसको ये पार्ट, मैंने कहा ना आज इसको मैं बहुत तबीयत से इसकी हारी करता हूँ कि केंद्रीय जो सचिवालय है उसमें 4 सबसे महत्वपूर्ण नौकरशाह होते हैं। मनीष जी इसको परिचित होंगे। सबसे टॉप पे आ जाइए तो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, उसके बाद आ जाइए तो फॉरेन सेक्रेटरी होता है, या फिर फाइनेंस का सेक्रेटरी होता है, और या फिर होम सेक्रेटरी। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। उसके बाद सब दुनिया भर के होते हैं। और मैं इसके बाप दादों के समय से शुरू करता हूं, और इसके बाप दादों से शुरू होता हूं जवाहरलाल नेहरू से, और आ जाता हूं 2014 तक कि 1947 से 2014 तब 67 सालों में 11 कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी हुए मनीष जी, 11। और उनमें से एक भी दलित या आदिवासी नहीं था, एक भी दलित या आदिवासी नहीं था। जो 11 फाइनेंस सेक्रेटरी 47 से 2014 तक हुए। उसके बाद आ जाइए फॉरेन सेक्रेटरी आ जाइए 47 से 2014। राहुल गांधी बड़े ध्यान से सुनना, जाकर दोबारा पढ़ लेना कि 47 से 2014 फॉरेन सेक्रेटरी हुए मनीष जी 30। दर्शक इसको सुने हैं कि 30, उनमें से एक भी न तो दलित था, ना एको आदिवासी था, ना एक भी पिछड़ा था। यह है तुम्हारे बाप दादों की असलियत। अभी मनीष जी अभी तो 2 ही गिनाया है, अभी तो फाइनेंस सेक्रेटरी गिनाया है और फॉरेन सेक्रेटरी गिनाया है। और तुमको चैलेंज करना हो तो मेरे पास पूरी लिस्ट रखी है, मैंने आज 4 की लिस्ट निकाल के रखी है 47 से 2014। जिसको चाहिए आगे मुझसे आके मिले। अब आ जाइए मनीष जी, उसके बाद आइए होम सेक्रेटरी पे। होम सेक्रेटरी 1947 से 2014 67 सालों में हुए 33। 30 से भी और ज्यादा 3 चले गए, 33 होम सेक्रेटरी। एक भी दलित नहीं था, एक भी आदिवासी नहीं था, एक भी पिछड़ा हुआ नहीं था। जरा समझिए, मैंने अभी आपको 3 गिनाए। और उसके बाद आ जाइए कैबिनेट सेक्रेटरी, हाँ कैबिनेट सेक्रेटरी 30, कैबिनेट सेक्रेटरी हुए 30। और उसमें से मनीष जी एक भी दलित नहीं था, एक भी आदिवासी नहीं था, और एक भी ओबीसी नहीं था। तो ये मैंने आपको जो 4 बड़े पद हैं केंद्र सरकार के 1947 से 2014 यानी 67 सालों में हुए 102, 104, 30, 33, 30 और 11, 104 जो बड़े नौकरशाह पद थे। और 1967 से 2014 तो 104 जो टॉप 4 आईएएस के पद थे, उनमें से तुमको एक भी ओबीसी नहीं मिला, एक भी दलित नहीं मिला, एक भी आदिवासी नहीं मिला। हाँ, ये जो 104 है, इनमें मनीष जी मैं इस समय भूल रहा हूँ, इनमें 2 जो है मुसलमान हैं, 2 मुसलमान हैं। तो मुसलमान 104 में 2 मुसलमान 67 साल में, और आदिवासी या दलित इनका तो कहीं अतई पता नहीं है। और पिछड़ों में ये गिनाएंगे तो बता दूं कि इसमें 2 पटेल जो हैं वो मेरे ख्याल से फाइनेंस सेक्रेटरी हुए दोनों, और मगर वो हुए 60 और हाँ 60 और 50 के दशक में। तो उस समय पटेल जो है वो ओबीसी में नहीं आते थे। पटेल सबसे मजबूत जाति में गिने जाते थे। ओबीसी की जो लिस्ट बनी है वो 1990 से बनी है, तो उनको मत गिनाओ, वो भी तुमने उनको जो है जनरल में ही आते थे। तो उसके अलावा 2 मुसलमानों को छोड़कर
104 पद 67 साल। और ये टॉप के जो सरकार चलाते हैं उन नौकरशाहों की बात कर रहा हूं, और उसमें से एक भी दलित नहीं मिला तुमको 67 सालों में। न तुम्हारे बाप दादों को मिला, न तुम्हारी दादी को मिला, न तुम्हारे बाप को मिला, और न तुमको मिला जो 10 साल तुमने चलाते रहे। एक भी इन चारों पदों में एक भी ना तो दलित मिला, ना एक आदिवासी मिला, ना पिछड़ा मिला। और आज ये लौंडा बना के ढोल लेके घुमा करता कि जात बनाओ, सबको बनाना है, और कौन इसमें दलित है, कौन इसमें आदिवासी है, कौन जो है ये दुनिया भर की जातें पूछता है। तो तुम्हारे हाथ में जब सत्ता थी, तुम्हारे हाथ में जब अधिकार थे, फैसला तुमको करना था, तुम्हारे बाप दादों को करना था, तब वो कौन सी गांजा पी के सो रहे थे, कौन सी भांग पी के सो रहे थे, और कौन सी दारू पी के सो रहे थे कि उनको याद ही नहीं आया 67 साल तक कि इस देश में दलित भी हैं, इस देश में पिछड़े भी हैं, इस देश में आदिवासी भी हैं। तो 67 साल तुम नशे में धुत रहे, और आज तुमको क्योंकि, और अब बताता हूं मनीष जी इसका मन का जहर, कि अब ये आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री मोदी एक पिछड़ा गरीब बिल्कुल चाय वाला बेचते थे उनके पिताजी, और ये दुनिया जानती है, वो आदमी जब इसको बैठा है तो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसके अंदर का जो जाति अहंकार है वो कूट कूट कर भरा। तो ये किस तरह से झूठ का, अब मैंने इसका इसीलिए इतिहास गिनाया। और जरा अब और समझिए, तो इसको थोड़ा और बारीकी में चले जाइए कि इसके साथ मनीष जी बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा हूं, कि इसके साथ जितने लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हैं वो सबके सब अपर कास्ट ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियार। अब गिनाता हूं, शुरू से गिनाता हूं। इसके साथ जो ढोल की तरह मंजीरे की तरह बज रहे हैं, रवीश कुमार ब्राह्मण, अजीत अंजुम भूमियार, एनके सिंह भूमियार, सतीश के सिंह भूमियार, वो जो प्रणव राय पांडे चला गया पाड़ा, वो भी उसको आप कह सकते हैं कायस था वो, तो वो भी उच्च जात का था, बंगाली था। तो वो पुण्य प्रसून वाजपेयी पंडित। तो जितने भी इस खलियर खैराती हुए हैं वो सब ब्राह्मण, भूमियार, ठाकुर, ये सब तुम्हारी फौज है जो तुम्हारे साथ ढोल की तरह बजती है। राहुल गांधी बेशरम आदमी, और तुम लोग मिलकर एक दलित प्रधानमंत्री, एक पिछड़े प्रधानमंत्री और एक आदिवासी राष्ट्रपति के खून के प्यासे हो। क्योंकि इन ब्राह्मणों को, इन भूमियारों को, इन ठाकुरों को जो निहायत धूर्त हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक पिछड़ा कैसे बैठा है प्रधानमंत्री की गद्दी पे, एक राष्ट्रपति कैसे, एक आदिवासी महिला बैठी है। तुमको तो तुम्हारे राजशाही, और मैं बना रहा हूँ मनीष जी, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं, इनकी अभी चॉइस और बताता हूं, अभी और नंगा करता हूं कि याद करिए कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में, मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला पिछड़ा मुख्यमंत्री बना था मनीष जी 1979 में। उनका नाम था राम नरेश यादव। मैं उनसे कई बार मिला भी हूं। राम नरेश यादव की सरकार बर्खास्त करके गिरा दी गई, जनता पार्टी के समय बने थे वो, उनकी सरकार गिरा दी गई। मैं बता दूं, यहाँ याद दिला दूं कि आप चरण सिंह को ओबीसी में मत गिनिए, चरण सिंह जाट में ओबीसी में नहीं आते। पहला ओबीसी प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर, और कब, आजादी के 32 साल बाद, और वो भी जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तब बना। उसका नाम था राम नरेश यादव। और जैसे ही कांग्रेस केंद्र की सरकार में आई, राम नरेश यादव की सरकार गिराई, और एक पिछड़े की सरकार गिराकर मुख्यमंत्री किसको बनाया था, वो खांटी ठाकुर वीपी सिंह को, उस एक पिछड़े की सरकार गिराकर किसी पिछड़े को नहीं बनाया था अभी। और वो भी राजा मांडा कहा जाता था, राजा मांडा ठाकुर वीपी सिंह, जब पिछड़े की सरकार गिरा दी थी। और याद दिलाता हूं मनीष जी, कितने नंगे हो जाएंगे ये, कि उसके बाद जब वो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद वो सरकारें गिराई गई, तो मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा खांटी ओबीसी मुख्यमंत्री था, वो मध्य प्रदेश के, उनकी सरकार गिराई। और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनाई तो वहां पे मुख्यमंत्री किसको बनाया, वो राजा राघवगढ़, जिसको दिग्गी राजा जिसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है दिग्गी राजा साहब। वो राजा की बनाई ठाकुर, कट्टर ठाकुर, 16 आने ठाकुर। तो पिछड़ों की, दलितों की सरकार गिरा कर राजा ठाकुर, जो ठाकुर भी नहीं, जो राजा हुआ करते थे, उन ठाकुरों की सरकार बनवा रहे थे। तेलंगाना में ब्राह्मणों की सरकार बनवा रहे थे, और बाहर आकर ढोंग करते हो, नंगे होकर नाचते हो कि हमको तो आदिवासियों की चिंता हो रही, हमको दलितों की चिंता हो रही। और इन नेतागिरी की तो मैंने इधर गिनाया। और मनीष जी, जब मैंने अभी जो गिनाया है कि टॉप 4 जो ब्यूरोक्रेट्स की पोस्टें हैं दिल्ली के अंदर, 104 लोगों को उसमें 67 सालों में तुमको एक भी दलित नहीं मिला, एक भी आदिवासी नहीं मिला। तो इसका मतलब तुम में और तुम्हारे साथ वो जो घूमा करते हैं वो खैराती, वो सब उच्च कुल के, सब उच्च जात के, अपना जात जो है
और वो उनके मन में जहर भरा कि कैसे ये पिछड़े रूल कर रहे हैं, कैसे वो आदिवासी महिला रूल कर रही है। तो वो जो जहर है उसको बता नहीं पाते तो आके सफेद झूठ बोलते हो। और ये बता दूं कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तो मुझको मत समझाना, तुम तो नकली ब्राह्मण हो, जिसे ना कि इटालियन माँ और वो पारसी बाप, और तुम बन गए दत्तात्रेय को कुल दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण। तो मैं इस तरह का कोई गड़बड़ सड़बड़ वाला कोई फर्जी ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक ब्राह्मण हूँ। और इन जो ब्राह्मण है इनको मैं जानता हूँ, और जो ब्राह्मणों में मैं जरा गिनाए देता हूँ कि ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, एक होता है चाणक्य और एक होता है रावण। तो ये रावण वंशी ब्राह्मण है, मैं चाणक्य वंशी हूँ, और मुझको बेवकूफ बना नहीं पाओगे। तुम्हारी खाल मैंने आज खींच दी है, और अभी बहुत कुछ बाकी है जो किसी दिन और कर दूंगा। अन्यथा अगर तुम में जरा सा दम हो, या तुम्हारे जितने खैराती देखते हैं मनीष जी हम लोग का चैनल, कि इन खैरातियों ने अगर अपनी माँ का दूध पिया है, तो आकर जो सवाल उठाए इनको जरा जवाब दो कि 104 लोगों में 67 सालों में तुमको दलित आदिवासी पिछड़े क्यों नहीं मिले। या मैंने बताया कि किस तरह से पिछड़ों की सरकार गिनाकर कहीं ब्राह्मण कहीं ठाकुर, तो ब्राह्मण और ठाकुर के अलावा सूझा नहीं। और मनीष जी थोड़ा और नंगा कर दूं, तो अब जब इनका मूड इन्होंने बना ही दिया तो इनको थोड़ा और समझे कि उत्तर प्रदेश में 1947 से 1990 यहां पर 43 साल कांग्रेस की सरकार रही, और 43 साल में उसमें से आप 2-2.5 साल निकाल दीजिए उसके जनता पार्टी के, तो 43 साल 40 साल में कांग्रेसियों को एक भी दलित नहीं मिला, एक भी आदिवासी नहीं मिला, एक भी पिछड़ा नहीं मिला कि जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दें। कौन बैठा? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित कमलापति त्रिपाठी, पंडित होमीपति नंदन बहुगुणा, और इस तरह के पंडित जी बैठा ले जाते थे। और तुम्हारे बाप दादे कर रहे थे, उसमें कोई और नहीं कर रहा था। तो तुम्हारा इतना चेहरा काला है, इतना दिल काला है, इतना मुंह काला है, और उसके बाद तुम आते हो कि हमारे चेहरे पाउडर लगा दो, हम तो दलित और पिछड़े और जाति। तो पहले इन सवालों का जवाब दो, उत्तर प्रदेश का जवाब दो, और उसके बाद आगे और जरा डीप चला जाता हूँ, इनके परिवार को नंगा करता हूँ मनीष जी, कि गांधी परिवार में मनीष जी 1947 से 2024 78 साल हो गए, 75वां साल आ गया, वहां 78 साल हो गए, कि 78 साल में कांग्रेस की कमान, कांग्रेस का टॉप लीडर, कांग्रेस का जिसे कहना चाहिए कोर कमांडर कौन, आर्मी चीफ होगा। तो 78 साल में कोई दलित मिला ही नहीं कि नहीं, जिस तरह से कहा जाता कि जो राहुल सोनिया गांधी चाहेंगी वही होगा, या राहुल गांधी चाहेंगे वही होगा। आज तक कांग्रेस, वो तुम्हारे है राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई नाम नहीं लेता उसका, कोई उसका नाम नहीं लेता। कांग्रेस से जो टिकट भी चाह रहा होता वो उसका नाम नहीं लेता, कहता है छोड़ो उसको, राहुल गांधी से बात हो गई है, प्रियंका से बात हो गई है, सोनिया से बात हो गई है। और ये सिलसिला 1947 से चला आ रहा है। तो लगातार तुम अपने घर में रखो, दत्तात्रेय ब्राह्मण बने हुए हो, तो ब्राह्मणों के हाथ में 78 साल से सत्ता थामे हो। ये जो राजनीति का जिसको काका काका भी नहीं आता होगा, वो अंधा भी बता देगा कि कांग्रेस में सुप्रीमो कौन, तो बता देगा गांधी परिवार। वो ये नहीं बताएगा कि सीताराम केसरी के परिवार, या मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार, या फलाने परिवार, ढिमाके के परिवार। न, गांधी परिवार लगातार 47 से 78। बड़ी तुम में औकात है तो तुम छोड़ो, तुम लोग माँ बेटे छोड़ो कि हम लोगों ने आज से कांग्रेस छोड़ दी, और अब यहाँ पर कोई दलित बैठेगा, कोई आदिवासी बैठेगा, और उसकी चलेगी, उसी की सुनी जाएगी। तुम में औकात नहीं है, तो जहर भरा तुम्हारे अंदर कुछ और, अब बताते हो कुछ और। तो ये देश बहुत आगे निकल चुका है राहुल गांधी, और इसीलिए जितनी सीटें तुम 3 बार में जीते हो, 2014 में, 2019 में और 2024 में, उतनी सीटें सबसे कम होने के बावजूद तुमसे ज्यादा है। तुम एक बार 40-44 जीते, दोबारा 52 जीते, अब की 99 जीते हो। और नरेंद्र मोदी जो सबसे कम जीत के लाए तो वो भी 240 है, तीनों जोड़ लो। तो तुम आज तक जीत नहीं पाए हो, तो तुम अपने आप को करे रहो। बिल्कुल। और ये मैं कई बार कहता हूँ कि सौभाग्य है इस देश का। मनीष जी वो किसी लिखा था, मैं सीताराम केसरी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इनके बाप दादों से लेकर अभी 67 साल का इतिहास गिना रहा हूँ। और इसमें से वो कह रहे हैं सीताराम केसरी का क्या हाल इन्होंने किया था ये दुनिया जानती है। वो ये कह रहे हैं कि एक दलित बना भी तो उसका क्या हाल इन लोगों ने किया। सीताराम केसरी को कांग्रेस मुख्यालय से दौड़ाया। सीताराम केसरी को कांग्रेस कार्यालय की टट्टी में बंद कर दिया था, टट्टी में, और उसके बाद सोनिया गांधी की ताजपोशी की थी। ये है इनका सच। तो एक आदिवासी कह लीजिए या पिछड़ा कह लीजिए, वो जब बना तो उसको तुमने कांग्रेस कार्यालय की टट्टी में बंद किया था, पूरे देश जानता है, और उसके वीडियो भी थे लोगों के पास। तो वो इस तरह का कमीनापन करने के बाद
आते हो बताते हो कि मैं फलाना ढिमाका आदिवासी दलित पिछड़ा, तो तुम्हारी आंखें फूट गई। और 2012 में जो तुमने कराया था सेंसस, तो क्यों नहीं बताया तुमने? और अब तो तुम बता रहे हो तेलंगाना में तुम करा चुके, कंप्लीट करा चुके, उसमें सब देख चुके, तो तुरंत उस लात मार के उसको उतारो जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है कि ब्राह्मण नहीं बनेगा, यहाँ तो 90% वही है, तो हम किसी पिछड़े को बनाएंगे, किसी दलित को बनाएंगे, नहीं बनाओगे तो तुम्हारी असलियत कुछ और है और समझाते कुछ और हो। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग अब कहते हैं कि इस देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ी जाति से आते हैं, वरना यही योग्यता, यही दिव्यता, वही सब कुछ होने के बाद भी यदि नरेंद्र मोदी में होता और वो किसी अपर कास्ट से आते तो ये लोग इस देश को नोच गए होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि सर हमारे और आपके कॉमन मित्र हैं पंडित जी, वो अक्सर कहेंगे मनीष ये देखो असल ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों की पार्टी जो है कांग्रेस है, और ये सब क्या प्रधानमंत्री जो है पिछड़ा, ये तो मतलब एक नैरेटिव बदलने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि सचमुच आज भी जो कांग्रेस के मूल समर्थक हैं, जो पारंपरिक हैं, जिनका खानदानी रहा है, जिनको फायदा पहुंचाया गया, वो ज्यादातर ब्राह्मण भूमिहार बिहार में है। आज भी ब्राह्मण भूमिहार बिहार यूपी में कांग्रेस के बड़े कहते हैं दीवाने हैं, जिनके बाप दादे तड़े हुए हैं इसमें। वो जब सुनते होंगे राहुल गांधी के चिरकुटाई को, इस मूर्खता को, इस बेहुदेपन को, वो कैसा सोचते होंगे? फिर भी चापलूसी खत्म नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं देखता हूं अपने जानकारों कईयों को। मनीष जी, जो पंडित जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब जरा पूरे गिनाए देता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उसके बाद संपूर्णानंद है, जो संपूर्णानंद कायस्थ है, वो ब्राह्मण लेकिन कायस्थ है, वो उच्च कुल के कायस्थ है वो, तो पंडित संपूर्णानंद। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, हेमवती नंदन बोगुड़ा, कमलापति त्रिपाठी, और उसके बाद आ जाइए ठाकुर वीपी सिंह, नारायण दत्त तिवारी, 4 बार वाले मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री। उसके बाद आ जाइए श्रीपद मिश्रा, उसके बाद आ जाइए वीर बहादुर सिंह। यानी कतार लगी हुई है, लेकिन किसी दलित का नंबर नहीं आया, किसी आदिवासी का नंबर नहीं आया, किसी पिछड़े का नंबर नहीं आया। और ये 40 साल ये सिलसिला चलता रहा। तो इस तरह की दोगलई, इस तरह का विश्वासघात, और आकर अब बातें कर रहे हो इस तरह की, ये बिल्कुल सही है कि आधा पगले तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लुटा। बिल्कुल साहब बिमल डेवी ने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो जब बात होगी तो पूरी तरह नंगे हो जाओगे, तो एको कपड़ा बचेगा नहीं बदन में कि किस तरह से आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों के लिए तुम्हारे मन में जहर भरा हुआ है, जहर। बिल्कुल सच, इस देश को जानना चाहिए कि दरअसल ये कोई किसी जाति के हितैषी नहीं है, ये दरअसल भारत में गृह युद्ध चाहते हैं। ये सब को देख करके सही मायने में बौखला गए हैं कि अब कुंभ बता रहा है कि सनातन में जाति मुगल काल में कैसे आज कुंभ में डुबकी लगाने वाला कोई नहीं जानता कि बगल में कौन दलित नहा रहा है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है। लोग वहां से क्लिक करके तस्वीर डालते हैं कि हम तर गए। मेरे कई जो है, जो मेरा कैमरामैन था वहां पर लगातार एक पासवान है, वो लगातार त्रिपुंड लगा करके वहां पर से तस्वीर हमें भेजता है कि सर आज यहाँ आया, वो फेसबुक पे डालता है। मतलब ये चीजें मिट जाती है। मुझे लगता है यही बेचैनी है मूल रूप से। और मनीष जी, अभी एक पार्ट बाकी रह गया ना, जो इसने ज्ञान दिया था, वो पार्ट बहुत जरूरी है। वो पार्ट बड़ा जरूरी है कि ये आज ये गिना रहा था कि एक भी मीडिया हाउस किसी दलित का नहीं है, किसी पिछड़े का नहीं है, किसी आदिवासी का नहीं है। अब जरा बताओ कि नरेंद्र मोदी के समय में कौन सा मीडिया हाउस शुरू हुआ है? उस रिपब्लिक टीवी को छोड़ दीजिए, तो वो अभी उनके आने के बाद शुरू हुआ है। ये आज तक जो है सोनिया गांधी का देवर हो, तो वो कौन सा दलित पिछड़ा? तो वो तो एक तरह से जिस समय 2014 में सरकार थी कांग्रेस की, तो नंबर वन पे था वो। एनडीटीवी का मालिक प्रणव राय, वो उसको राष्ट्रपति भवन में तुम उसका कराते थे। ये रजत शर्मा, ये 2001-2 में खुल गया था इंडिया टीवी, ये भी 14-15 साल से जमा हुआ था। तो ऐसा कौन सा चैनल है जो राजदीप सरदेसाई IBN 7 का जो गया तो राघव बहल बता, राजदीप सरदेसाई बिल्कुल ब्राह्मण, रजत शर्मा ब्राह्मण, आप आज तक वाले जो पुरी हैं ये खत्री, वो जो जेम्स प्रणव राय था तो वो अपने आप कहता था, तो वो भी कायस्थ, बंगाली कायस्थ। तो जितने तुम्हारे थे उनमें एक भी तो दलित आदिवासी नहीं था। वो नरेंद्र मोदी को तो बोगी तुम दे कर गए थे। ये बेवकूफ आदमी, ये पता नहीं कुछ खा पी के आता है, भूल जाता है कि ये मेरे ऊपर कोड़े बरसेंगे। तो ऐसा कौन सा मीडिया हाउस, ये तो मैंने गिराया मनीष जी इसका। अब जरा और आता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया,
वो आजादी के बाद 1947 से चला आ रहा है, तो उसका कोई और वो जो जैन साहब हैं उसके, तो वो कोई नरेंद्र मोदी ने इनको जैन साहब को मालिक बना दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की जो मालिक है शोभना भरतिया, वो तुम्हारी अम्मा की बड़ी खास सहेली, पूरी दिल्ली जानता है। तो वो पहले से वो तुम्हारी अम्मा की बड़ी खास थी, जिस समय सरकार चलती थी, बुला के नरेंद्र मोदी को कैसे अपमानित करा रही थी राहुल गांधी के इसके राजदीप सरदेसाई से, पूरा देश ने देखा। तो ऐसा कौन सा मीडिया आ गया कि वो जो है नया आ गया यहाँ पे। हाँ, अर्णव गोस्वामी को मैं मान सकता हूँ, चलिए अर्णव गोस्वामी 2015-16 में वो आया, अलग अपना उसने चैनल बनाया, अन्यथा अर्णव गोस्वामी भी पहले से मीडिया में था। तो मीडिया हाउस का सच तो ये जेम्स राय का ही चेला है, तीनों जितने बरखा दत्त ये ब्राह्मण, राजदीप सरदेसाई ब्राह्मण, ये अर्णव गोस्वामी ब्राह्मण, ये तीनों जो हैं वो प्रणय जेम्स राय के तीनों बड़े चेले थे, जो बाद में अलग अलग चैनलों के हेड बने। तो ये यहाँ पे तुम्हारा झूठ पूरी तरह नंगा हो रहा है। अब जरा आ जाओ कारपोरेट का जो गाना गा रहा था ये आदमी की कारपोरेट में वो है। तो 1947 से लेकर 2014 तक मुझको एक भी दलित उद्योगपति बताओ जो तुम्हारे बाप दादों ने तैयार किया हो। जिस समय आजादी मिली तो टाटा उद्योगपति थे, तो टाटा कौन से जंगल में लकड़ी बीनने वाले आदिवासी थे, या बिड़ला जिसका वो मोहनदास करमचंद गांधी बड़ा भक्त था, वो बिड़ला क्या था, जयपुरिया क्या थे, थापर क्या थे, डालमिया क्या थे, ये मैं गिना रहा हूँ तुम्हारे बाप दादों के समय की, जरा उसको याद कर लेना। ये इनमें से कौन आदमी जो था दलित था, कौन सा पिछड़ा था, कौन सा आदिवासी था, एक भी नहीं, कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं था। तो ये पूरी कुंडली लेके चल रहे थे। और ये तुम्हारी 2014 में जब तुम आए हो तो अंबानी कौन सा वहां पे बंबई के समुद्र तट पर भेलपूरी बेचा करते थे, जो अभी मोदी ने पैसा दे दिया। अंबानी हिंदुस्तान के नंबर 1 के रईस तुम्हारे यूपीए शासनकाल में हो गए। अडानी मैंने कल ही बताया था कि 750 करोड़ का आदमी, और वो 1,70,000 करोड़ का आदमी यूपीए शासनकाल में हो गया। वो जिंदल जो है, माता जी जो है उनकी सावित्री जिंदल, वो फोर्स के टॉप 10 में वो शामिल, लक्ष्मीमल सिंह भी शामिल, हिंदुजा वाले शामिल। एक भी तो बताओ कि तुम्हारे समय में कोई आदिवासी रहा तो 67 साल में तुम एक भी दलित, आदिवासी या पिछड़ा कारपोरेट सेक्टर नहीं तैयार कर पाए, और नरेंद्र मोदी के ऊपर सारा मलबा डाल रहे हो। तो तुम अपने आप को बड़ा अकलमंद समझ रहे हो, लेकिन तुम बहुत मूर्ख आदमी हो। तुम जब इस तरह के मुद्दे उठाते हो तो अपनी पीठ पे कोड़े खुद मारने लगते हो, क्योंकि जब तुमको सच बताया जाएगा तो बदन पे एक कपड़ा नहीं बचेगा। राहुल गांधी, बहुत संभल के बोलो। और वैसे याद मैं बता दूं मनीष जी कि कल कोड़े इतनी बुरी तरह से बरसेंगे प्रधानमंत्री मोदी के कि पूरा कांग्रेस बाप बाप करेगी। और मुझको पूरी शंका है कि कल ये प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जमकर नंगई कराएगा। ये कल उस भाषण को व्यवधान डालने की पूरी कोशिश ये करेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि इसने जो कुछ किया है आज उस पर इसको बहुत बुरी तरह से हंटर चलेगा। लेकिन अब कल वाला हम लोगों को इंतजार रहेगा, और इसके लिए लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला, वो जरा विशेष ध्यान रखें कि कल ये नंगई करेंगे कांग्रेसी, क्योंकि इनके बदन पे कपड़ा नहीं बचेगा। कोई, मैं बिल्कुल 100% बता रहा हूं, कल आप लोग सुनिएगा उसको। अभी तो मैंने वैसे काफी कुछ तैयार करके दिया, देखिए इसमें प्रधानमंत्री क्या क्या उठाते हैं, लेकिन उनके पास उनका अलग शस्त्रागार है, उससे कुछ अलग ही निकलेगा, मजा आएगी आपको।